के बारे में पढ़ रहे थे। When a particle is making oscillations, this will make to and fro motion, going in this direction, this direction, this direction, and then in this direction. So, when it goes to this direction and reaches the extreme, why it should come back? Answer: there is always a force acting towards mean position that will pull it back. यहां से जब ये इधर जाएगा तो वो फोर्स उसको इस तरफ खींचेगा. So there is always a force which is calling it back to the mean position. That is one compulsory thing, force. Towards mean position. दूसरा, ये जब मीन पोजीशन पर आएगा तो आकर यहां ये रुकता नहीं है. फोर्स इसको कहां तक बुला रहा है? अप टू मीन पोजीशन. पर ये वहां आकर नहीं रुकता है, दूसरी तरफ चला जाता है. व्हाई इट शुड गो टू द अदर साइड? दैट इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया or inertia of motion, I should say. So why it should overshoot the mean position? Due to inertia. So for making simple harmonic motion or for making oscillation, these are the two things required. Then only it will keep on oscillating. फिर से ये पार क्यों करेगा? Because of inertia. और चला जाएगा तो वापस क्यों आएगा? Because of force. इससे आप टाइम को रिलेट कर सकते हैं. अगर फोर्स ज्यादा होगा तो फोर्स इसको तुरंत वापस बुला लेगा, ठीक है. और अगर इनर्शिया ज्यादा होगा तो क्या होगा? ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा. तो टाइम किसके प्रोपोर्शनेट होगा? टाइम विल बी प्रोपोर्शनेट टू इनर्शिया. और इनर्शिया का इंडिकेटर कौन है? मास. टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू फोर्स. जितना ज्यादा फोर्स होगा उतनी जल्दी इसको वापस खींच लेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू. सो इन दोनों को कंबाइन करेंगे. सो टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू m अपॉन f. F is what? Force. किसी भी स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम जानते हैं. वो फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग में वापस खींचने वाला फोर्स वो होता है K, which is force per unit distance. ये आपको याद आया? फोर्स which calls back in the spring. तो अगर हम एक स्प्रिंग को यहां पर एक बॉक्स लगाते हैं और इसका मास है m और इसने इसको खींचा और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x, तो ये फोर्स और ये x ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं. फोर्स जितना लगेगा उतना स्प्रिंग इधर जाएगा. फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू x और फोर्स इज इक्वल टू kx. एंड व्हाट इज k? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट फॉर द स्प्रिंग. तो स्प्रिंग फोर्स जो भी किसी भी बॉडी को वापस खींचता है उसका हमने नाम क्या रखा हुआ है? K, स्प्रिंग कांस्टेंट. और ये कितना होता है? F अपॉन x. ओके, तो ये होता है जो कि इसको वापस खींचता है. सो इन प्लेस ऑफ F वी कैन से इट इज K, फोर्स पर यूनिट लेंथ. सो फिर से टाइम पीरियड उतना ज्यादा होगा जितना इसका मास होगा, उतनी दूर तक चला जाएगा. इनर्शिया के कारण जल्दी वापस आना है तो कौन बड़ा होना चाहिए? फोर्स कांस्टेंट. तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा तो टाइम पीरियड कम. ये दोनों रिलेशन हो गए और इन दोनों रिलेशन से हमने बनाया T इज प्रोपोर्शनेट टू m अपॉन k. सबको यूनिट लेंगे तो T इज इक्वल टू. अब हमको ना प्रोपोर्शनल मालूम है.
इसके बाद हमने अपना एक डायमेंशंस वाला तरीका लगाया कि अगर हम इसकी डायमेंशंस बनाते हैं तो देखिए डायमेंशंस कितनी होती हैं। इसकी डायमेंशंस m और k की डायमेंशन क्या है, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स इज mL_t-2 अपॉन l, फोर्स अपॉन x किया था हमने, फोर्स अपॉन x, तो mL_t2 अपॉन l, ये कैंसल, ये कैंसल, t-2, t-2 ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा t²। देखिए डायमेंशंस मैच कर गई, लेकिन इसकी पावर कितनी है 2। अगर इसकी पावर 2 है और इस तरफ 2 है तो हमको इसको क्या कर देना चाहिए, हाफ। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आपने की है डायमेंशंस मैच करने में। तो अब हमको टाइम का फॉर्मूला मिल गया। टाइम का फॉर्मूला क्या है, m/k⁻², सामने एक कांस्टेंट आएगा एंड वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट कि ये जो फॉर्मूला बनेगा, डायमेंशंस बनेगा, दैट इज 2π√m/k। अब इसको ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ओनली टू एक्सप्लेन दैट टाइम डिपेंड्स अपॉन टू क्वांटिटीज। Number 1, what is mass of the oscillating body, and number 2, what is its spring constant, जो कि उसको वापस लेके आता है। अब इसे देखिए, फोर्स लॉ, फोर्स ऑन that particle which is oscillating is at any time equal to m into a, we know this। इससे हम क्रिएट कर सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू m। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ω² इंटू y, डिस्प्लेसमेंट, राइट, दिस इज फोर्स। ओके, नाउ ये y को इधर ले आते हैं, F/y, m को भी ले आइए, m इज इक्वल टू ω²। y क्या है, लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज स्प्रिंग कांस्टेंट k। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, k, दिस इज k अपॉन m, ω²। और अब इस ω² को यहां ले लेते हैं, ओमेगा क्या होता है 2π/t, so this is 2π/t square is equal to k/m। तो 2π/t is equal to m/k। दोनों को इन्वर्ट कर दीजिए, t/2π is equal to, इसको स्क्वायर को यहां हमने रूट कर दिया है तो इसको भी रूट कर देंगे, इसको इन्वर्ट कर दिया, t/2π, दिस इज रूट k/m। और अब इस 2π को इधर ले जाएंगे तो हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2π√m/k। ये किससे निकाला हमने, फोर्स लॉ। फोर्स यहाँ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमने इससे बनाया, ये टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। वो हमने थ्योरेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये। तो आप किसी भी मेथड से अप्रोच करिए, हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2π√m/k। पहले आपने एक फॉर्मूला क्या किया हुआ है, हाँ, वेरी गुड, दैट वाज earlier, t is equal to 2π√ displacement upon acceleration, ये किया हुआ था, ठीक है। अब हम इसमें ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2π मास
एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट को और नीचे ले आइए अपॉन डिस्प्लेसमेंट y. दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट m. m इंटू a क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट k. ये तो आप इस रास्ते से आइए, इस रास्ते से आइए, इस रास्ते से आइए, डायमेंशन के रास्ते से, लॉजिक से, हर जगह वहीं पहुंचेंगे. ठीक है. सो वी विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. अब इसको हम और अच्छे से याद कर लेते हैं. दैट t इज इक्वल टू 2 पाई रूट, this is inertia factor to be divided by spring factor. 2 pi inertia factor upon spring factor. स्प्रिंग फैक्टर क्या करता है? वापस ले जाता है. इनर्शिया फैक्टर क्या करता है? चलाते चला जाता है. तो जितना चलाने की ज्यादा उसकी रहेगी कैपेसिटी, उतना टाइम लंबा होता चला जाएगा, इसलिए न्यूमरेटर में, और जितनी जल्दी वापस खींचेगा टाइम कम हो जाएगा डिनोमिनेटर में. ओके. तो ये आप एक याद रखेंगे. दूसरा टी का फॉर्मूला हम पहले ही कर चुके हैं, दैट इज दिस वन. तो इस तरह से हमारे टी के फॉर्मूलाज हुए. हाँ, व्हाट? ओह, दिस वन. हाँ, अभी उल्टा यहाँ किया है ना. अब यहां उल्टा किया तो m अपॉन k. राइट. नाउ दिस इज ओके. ओके. नाउ these are all the features of simple harmonic motions. We have to study two special cases of simple harmonic motion. We have to study many cases of simple harmonic motion for the purpose of your entrance examination. But for CBSE, you have to study two examples. One is simple pendulum and another is a spring. So, we will study both the methods. First case, सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम किसको कहेंगे? This is a rigid base. From here, this is a string. This string is totally flexible, inextensible and massless. ऐसा हम मानते हैं कि बहुत ही हल्की है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जैसा भी मोड़ेंगे वापस आने के लिए फोर्स नहीं लगाएगी. ठीक है, जैसा मोड़ेंगे वैसी मुड़ी हुई रह जाएगी. इनएक्सटेंसिबल. इनएक्सटेंसिबल मतलब यहां अगर वेट लगाएंगे तो उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, फोर्स लगाने से लंबाई नहीं बढ़ेगी. ऐसी स्ट्रिंग, दिस इज ए आइडियल स्ट्रिंग. ओके. उसके नीचे यहां पर हमने एक वेट लगाया. दिस इज ए स्मॉल वेट. प्रैक्टिकल में जब आप इसको करते हैं, यू कॉल इट बॉब. So, it has got certain mass. ये एक सिंपल पेंडुलम होता है. वन स्ट्रिंग
with a bob. इस स्ट्रिंग की कुछ लेंथ होगी, but that length is not the effective length of pendulum. Effective length of pendulum is length of the string plus this length from the point of suspension to the center of mass. Effective length, तो effective length क्या हो जाएगी? Length of string plus radius. ये होती है effective length of. ये यहां रिजिड बेस से ये हमने स्ट्रिंग को लटकाया और ये स्ट्रिंग की स्पेशलिटी क्या है? फ्लेक्सिबल, इसको जैसा मोड़े वैसे ही मुड़ जाती है, वापस नहीं आती। इनएक्सटेंसिबल, यानी कि जब ये इधर जाएगी तो इसका वेट कम ज्यादा होगा, फोर्स कम ज्यादा लगेगा, तो हम चाहते हैं कि ये लंबी मत हो, इसलिए ये इनएक्सटेंसिबल होगा, ना लंबी होगी, अपनी लेंथ बिल्कुल सेम रहती है। इसी तरह से हम ये मानते हैं कि ये मासलेस है, ताकि मास का सेंटर वहीं पर होगा जहां पर ये इसका सेंटर है और ये इसके मास के सेंटर को ऊपर या नीचे न कर सके, इसलिए हम इसको मासलेस लेते हैं। तो इस तरह से इसका इफेक्टिव लेंथ कहां से कहां होती है? ऊपर से लेके नीचे सेंटर ऑफ बॉब तक इसकी इफेक्टिव लेंथ मानी जाती है। तो अब ये हमारा पूरा सेटअप है और इसको हम ऑसिलेट करना चाहते हैं, तो ये ऑसिलेशन का डायग्राम मैं यहां पर दोबारा बनाता हूं। ये स्ट्रिंग है, ये नीचे बॉब है, इसको हमने एक तरफ डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके यहां पर ले गए। अब जब हम इसको यहां पर ले जाते हैं तो छोटा सा एंगल जिससे हमने डिस्प्लेस किया थीटा है। ओके, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ है एल, ये भी एल, इसको हमने डिस्प्लेस किया और ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स। अब डिस्प्लेस होने के बाद जब ये यहां पर पहुंचता है तो इस पर फोर्स काम करना शुरू करते हैं। ये ग्रेविटी का फोर्स है, नीचे की तरफ काम करेगा और ये फोर्स है mg। इस mg फोर्स से हम दो कंपोनेंट सोच सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये नीचे नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं नीचे गिर रहा है? क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको संभालती है। इस स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन का फोर्स पैदा होता है T, और ये इसके इफेक्ट को बैलेंस करता है। तो इसकी लाइन में फोर्स बनाने के लिए हमने इसके कंपोनेंट बनाए। ये एक कंपोनेंट जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन के अपोजिट है, ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा होगा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर ये इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट mg sin थीटा होता है। ओके, अब ये mg cos थीटा को रिएक्शन के फॉर्म में टेंशन एडजस्ट कर लेता है, और टेंशन उतना ही बनता है जितना mg cos थीटा है। तो टेंशन रिएक्शन का फोर्स है, तो टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा हो गया। इसने इसको बैलेंस कर लिया, ना ये बॉब ऊपर जाएगा और ना ये नीचे। नाउ दिस अदर कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को देखिए mg sin थीटा, इस कंपोनेंट को अपोज करने के लिए यहां कुछ नहीं है, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है। सो दिस बिकम्स द अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड व्हाट डज ए अनबैलेंस्ड फोर्स डू? It will start accelerating the particle. So it will start accelerating in which direction? In this direction. तो ये फोर्स इसको वापस लेकर आएगा। So which force is responsible to bring it back? mg sin theta will bring it back. इस फोर्स के कारण ये यहां आएगा। What will happen to its speed? The speed will keep on increasing because of acceleration. By the time it reaches at the mid position, mean position, its speed is quite high. Now it does not stop at the mean position because due to speed it has got inertia of motion. So it will overshoot it and go to the other side.
The moment it goes to the other side, then mg sin theta changes its direction. Now the equation become like this. This is mg cos theta and this is mg sin theta. तो जैसे ही ये मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, this mg sin theta will change its direction. अब ये किधर हो गया? इस तरफ. जो ये इधर v वेलोसिटी से आ रहा था, ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? इसकी स्पीड को कम करता जाएगा, बिकॉज इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. कम करते 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 यहां आके स्पीड जीरो आ गई. स्पीड जीरो हो गई, पर एक्सेलरेशन अभी भी काम कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन इट विल मूव, go back here. When it reaches here, it has again built up velocity, and because of inertia it will overshoot it and go in this direction. The moment it crosses this mean position, this mg sin theta become effective and its direction reverse. So this velocity goes on decreasing, becomes zero, but acceleration is still working, force is still working, that will bring it back. So why it come back to the mean position again and again? Because of restoring force, and that restoring force is mg sin theta, which is always directed towards mean position. Why it overshoots mean position and go to the other side? Due to inertia. This is how we explain oscillation of a simple pendulum. ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन में दोनों चीजें आपको समझ में आ गई. व्हाट ब्रिंग्स इट बैक टू द मीन पोजीशन एंड व्हाई इट डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन. ओके, देन mg cos theta is equal to t and other is mg sin theta. This is unbalanced force. mg unbalanced mg sin theta is responsible for oscillation. So force for oscillation is mg sin theta, और फोर्स क्या होता है? mass into acceleration. This is mg sin theta. Acceleration is equal to g sin theta. Now we have to find the value of sin theta, because this angle is very small. Then theta in radian is equal to sin theta. Same thing is equal to tangent theta. For small angle theta, theta in radian is equal to sin theta is approximately equal to tangent theta. ये हमको फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ेगा, otherwise we will not be able to reach a solution. Because we want to reach a solution, इसको हमको मानना पड़ता है. So sin theta is equal to theta, and how much is theta equal to? Arc upon radius. Arc upon radius. How much is length of the arc? X. And how much is this radius of rotation? L. So this is g into x upon L. The direction of A and X are opposite to each other. X किधर इंक्रीज होता है? यहां से हम X को नापते हैं, तो नापने के लिए किधर जाएंगे? राइट. और एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है? लेफ्ट. Therefore, we put a sign here, minus.
ये आ गया एक्सेलरेशन। नाउ इन दिस g and l are constants for a given pendulum। अगर g और l कांस्टेंट हैं तो a कैसा हुआ, नेगेटिव, a constant x। So acceleration is proportionate to displacement. Acceleration is proportionate to displacement and opposite in direction. ये जो फीचर है कौन सा, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये किसी भी मोशन को क्या बनाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछली क्लास में आपने जो देखा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सेलरेशन कितना आया था, -y इंटू एक्स। तो ये क्या था, प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जिस ऑसिलेशन में ये फीचर होगा, दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा, बट इट शुड ऑलवेज बी अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। तो ऐसे सारे ऑसिलेशन क्या होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसलिए ये वाला पेंडुलम का ऑसिलेशन एक सिंपल ऑसिलेशन नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। तो ये अभी तक हमने सिर्फ इतना ही प्रूव किया दैट दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेंस दिस इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो आंसर है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के जितने फॉर्मूलाज हैं सब इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। हमको इसके लिए अलग से फॉर्मूला डिराइव नहीं करने हैं, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फॉर्मूला है टाइम से रिलेटेड, और उसको मैं यहां बना देता हूं। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। ये किस में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इसलिए हमने ये फॉर्मूला वहां से ले लिया। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन कितना है, तो उसके लिए हम लोग यहां देखते हैं। देखिए ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एक्सीलरेशन। तो इससे x अपॉन जी निकालिए कितना होगा, x अपॉन a। डिस्प्लेसमेंट x, एक्सीलरेशन a, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, L अपॉन G। आया, सो दिस विल बी x अपॉन a इज इक्वल टू L अपॉन G माइनस, डोंट माइंड बिकॉज दैट इज ओनली फॉर डायरेक्शन, ओके। सो ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन यहां हमने रख दी। अगर यहां रख दी तो अब t किसके बराबर हो गया, t इज इक्वल टू
रूट L अपॉन G। और ये फॉर्मूला में आपने देखा 2 पाई भी था, 2 पाई। सो दिस इज 2 पाई रूट L अपॉन G। पिछले फॉर्मूला में आपको याद है टाइम पीरियड का हमने निकाला था फॉर्मूला पिछली क्लास में, लास्ट में कितना आया था टाइम पीरियड, 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। और उसी से अब हमने बनाया t इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू L अपॉन G, L अपॉन G रख दिया। सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सो नाउ this is time period of oscillation of pendulum. Is it clear? इसमें कोई डाउट है तो देखिए, इसकी सीक्वेंस आपको याद रखनी है। सीक्वेंस में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है उसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा, राइट। और यहां पर फिर आपको वैल्यूज रखनी है, a इज इक्वल टू दिस और साइन थीटा को क्या कर देना है, x अपॉन l। अब ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन इज L अपॉन G। और इसके बाद फिर ये सीक्वेंस आप लाएंगे, ये आर्गुमेंट लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये जब हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूफ कर देंगे, उसके बाद ये कहां से आया, तो आंसर है ये इस डेरिवेशन से नहीं आया। हमने सिर्फ क्या प्रूफ किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फीचर है कि t इज इक्वल टू 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है। उस फीचर को हमने पिछले चैप्टर से उठाया, समझ आ गया। तब फिर जाके इसकी वैल्यू आप रखेंगे और ये फॉर्मूला प्रूफ होगा। दिस इज हाउ वी प्रूव इट, ठीक है। तो ये पेंडुलम के बारे में हुआ, 2 पाई रूट L अपॉन G। अब पेंडुलम के मोशन के कुछ और फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स, उसको देखिए। ओके, मैंने आपसे पूछा है एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है और इसका मास, इसका टाइम पीरियड t है, इसका मास m है। हमने देखा टाइम पीरियड t, इसके मास को हमने 2m कर दिया, दूसरा बॉब लगा दिया विच हैज गॉट मास 2m। तो ये टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ठीक है। कुछ को लगता है इंक्रीज होगा, कुछ को लगता है डिक्रीज होगा, एक्चुअली कुछ भी नहीं होगा। इट विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। वाई? क्योंकि हमने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बनाया है। वो फॉर्मूला सिर्फ कॉपी में लिखने के लिए नहीं है, उसको पढ़ना भी है। उसको पढ़ के उसमें m की वैल्यू डबल करिए। यस, अब पता लगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m, उसमें m है ही नहीं। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। ठीक है। तो अगर हम 1 किलो का बाट लगाएं या 100 ग्राम का लगाएं, देयर इज नो डिफरेंस। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम मास लगाएंगे उतना ही उसका रिस्टोरिंग फोर्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ये देखिए, ये अगर हम इस मास को बढ़ा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी इंक्रीज हो रहा है, mm हमेशा कैंसल होगा। सो अगर हम इसका मास इंक्रीज करते हैं, अर्थ जो मास लगा रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक और चीज बताइए,
यहां से हम इसको इतनी दूर ले गए, दिस इज 5 सेंटीमीटर, इसकी जगह हम इसको यहां ले गए 10 सेंटीमीटर। यहां से हमने इसको छोड़ा, इसने टाइम लिया सपोज t, यहां से यहां तक t, यहां ले जाकर छोड़ेंगे और ये वापस आएगा, तो ये वाला टाइम ये इससे डबल है, तो ये वाला टाइम इस टाइम से कंपैरिजन में कितना होगा? विल इट बी डबल और लेस देन डबल और मोर देन डबल? क्यों यू आर प्लेइंग सेफ? इक्वल क्यों? टाइम में कोई डिफरेंस? क्यों भाई? ओके, इसको देखने से हमको यकीन नहीं होता है। अगर हम यहां ले जाकर 5 सेकंड में वापस आता है तो यहां ले जाकर कुछ तो 5 से ज्यादा होगा। आंसर है नहीं होता है। इट इज एग्जैक्टली सेम 5 सेकंड। ओके, हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या है? ये, और ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट x। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक इसमें जादू वाली चीज है कि अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करें या 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करें, द टाइम डज नॉट चेंज। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा होना बहुत आसान है। यहां से हमने इसको छोड़ा, ये इधर आया, ये जब यहां पर आता है इसका एक्सेलरेशन कितना है? mg sin थीटा, और ये थीटा छोटा है। यहां जब आता है तो ये थीटा बड़ा है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से अगर ये 5 की स्पीड से आ रहा है तो यहां से 10 की स्पीड से आएगा। स्पीड ज्यादा हो गई, डिस्टेंस डबल हो गया, स्पीड भी डबल हो गई, तो टाइम सेम हो गया। समझ आया? इसलिए टाइम में कोई डिफरेंस नहीं आता। पेंडुलम की ये वाली प्रॉपर्टी कि उसका डिस्प्लेसमेंट छोटा हो या बड़ा हो, ये तब एप्लीकेबल होती है जब डिस्प्लेसमेंट छोटे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको हम यहां से छोड़ें तब भी वो उतना ही टाइम लेगा, नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो यहां फॉर्मूला बनाया था, उस फॉर्मूले में हमने एक चीज यूज की थी, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमने उसको मान लिया। क्या एक्सक्यूज दे के मान लिया? दैट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो एरर विल बी वेरी स्मॉल। पर एरर है। कुछ बात समझ में आ रही है? जब हमने थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल, ये चीज मानकर ये फॉर्मूला बनाया है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ छोटे थीटा के लिए ही है, बड़े के लिए नहीं। सो थीटा शुड बी, जितना थीटा छोटा होगा उतना ये फॉर्मूला एक्यूरेट होगा। जितना थीटा बड़ा होता जाएगा उतनी इसमें एरर ज्यादा होती जाएगी। ठीक है? बट छोटा थीटा 1 डिग्री इज ए स्मॉल थीटा, 2 डिग्री इज ऑल्सो ए स्मॉल थीटा, 4 डिग्री इज ऑल्सो ए स्मॉल थीटा। तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री में इतना डिस्प्लेसमेंट है, 2 डिग्री में इतना डिस्प्लेसमेंट है। So this is applicable. If this is applicable, then it is independent of x, and if it is independent of x, the time will be same. समझ आया? So for any displacement, the time of oscillation is same. ये प्रॉपर्टी जो है पेंडुलम की, इस प्रॉपर्टी के कारण हम इसको यूज करते हैं क्लॉक्स बनाने में, घड़ियां बनाने में। 100 सालों तक पेंडुलम को हम यूज करते रहे, राइट? सो द टाइम पीरियड रिमेन कांस्टेंट और टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ time is independent of
डिस्प्लेसमेंट। x, ठीक है, ये दो चीजों का इंडिपेंडेंट है। तो डिपेंड किस पे करता है? ओनली ऑन द लेंथ, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं ये सिर्फ क्या है? वेरिएबल लेंथ। जी, यस, जी पर डिपेंड करता है। तो अगर जी की वैल्यू कम या ज्यादा होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हमको मालूम है जी की वैल्यू चेंज होती है। एक पेंडुलम अर्थ पर है, उसी पेंडुलम का कुछ टाइम पीरियड है, उसको हम मून पर ले जाते हैं तो वहां देखते हैं उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाता है। क्यों? वहां जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो टाइम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम as well as acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ओके, तो ये दो चीजों पर याद रखिए, ये चेंज होता है और इसी पर ही हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनेट टू रूट एल, ये एक सिंपल। अगर हमको टाइम पीरियड डबल चाहिए तो लेंथ को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 4 टाइम्स। लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। सो दिस इज रूल ऑफ लेंथ फॉर पेंडुलम। तो कई राइटर्स इसको रूल ऑफ लेंथ भी लिखते हैं, डजंट मैटर, यू शुड नो द फैक्ट दैट टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू रूट ऑफ लेंथ, ठीक है, एंड टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू रूट 1 अपॉन जी। अच्छा, अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाना चाहें, फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी, दिस इज 1 अपॉन 2 पाई रूट जी अपॉन एल, फ्रीक्वेंसी। अब ये बताइए, एक पेंडुलम को हम पहाड़ पर ले गए, द पेंडुलम इज टेकन टू द हिल वेयर हाइट इज मोर and the value of g decrease, ये हमको मालूम है, the value of g decrease, so what will happen to its time period, what will happen to its frequency? Time period will decrease, frequency will increase। frequency increase जैसे अर्थ पर ग्राउंड लेवल पर, सी लेवल पर एक पेंडुलम 1 मिनट में 60 ऑसिलेशन करता है। हाउ मेनी? 60। तो जब ये हिल पर चला जाएगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 60 से इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? मैं क्या पूछ रहा हूं? फ्रीक्वेंसी की टाइम? यस, फ्रीक्वेंसी। अगर जी डिक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो 60 की जगह वो कितने ऑसिलेशन करेगा? 59। ठीक है, ये समझ आया? यहां पर हर एक ऑसिलेशन में वो हमारी क्लॉक में 1 सेकंड आगे बढ़ा देता था। 1 मिनट में 60, तो हर 1 सेकंड में हमारी क्लॉक को 1 सेकंड आगे बढ़ाता था। तो 1 मिनट में कितने सेकंड स्ट्राइक करता है? 60। यही पेंडुलम जब पहाड़ पर चला जाएगा तो 1 मिनट में कितनी बार स्ट्राइक करेगा? 59। तो हमारी घड़ी कितना दिखाएगी? 59 सेकंड, जो कि ग्राउंड में कितना दिखा रही थी? 60 सेकंड। तो ये घड़ी लेट हुई या फास्ट हो गई? लेट हो गई। लेट होगा मीन्स इट विल लूज टाइम। जब टाइम पूरा 60 सेकंड हो जाएगा, इट विल शो हाउ मच? 59 सेकंड। ठीक है,
तो ये हमेशा लेट हो जाएगी। तो जब हम पहाड़ पर जाते हैं, whenever we go to the hills, the clock with pendulum will lose time। समझ आ गया? ओके, नोट कर लीजिए। एक तो हमको ये यूज करना है कि why pendulum is used for clocks। इसका आंसर क्या होगा? दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अरे मैंने 2 बार लिख दिया, ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। दिस इज द फीचर। ओके, दूसरा वहां से, इफ clock is taken to hill, G decrease, frequency decrease, clock will lose time। ठीक है? Similarly, if we go to moon, clock will lose time। जहां जहां G कम होता जाएगा वहां वहां clock will lose time, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। ओके, अगली चीज, इससे क्लॉक बनाकर हमने उसको बनाया कि 1 सेकेंड वो हमको दिखाएगी, वो क्लॉक कैसे ऑसिलेट करती है। ये मान लीजिए उसका बॉब है, इट इज ऑसिलेटिंग। ये मीन पोजीशन है, गोज टू दिस साइड एंड मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे हमने इसका जो क्लॉक है, क्लॉक की नीडल यहां पर रखी है। ओके, ये यहां से ऐसे आया, इसने इसको ऐसे क्लिक किया 1 सेकेंड, फिर यहां से आया 1 सेकेंड, फिर यहां से आया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हर बार ये क्लॉक घूमती है और घूमकर 1 सेकेंड आगे चले जाती है। तो ये जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना है बताइए? वन सेकेंड। यस, द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकेंड। पर घड़ी में वो क्या दिखाता है? 1 सेकेंड, बिकॉज इट टिक्स द क्लॉक आफ्टर हाफ ऑसिलेशन। ऐसा पेंडुलम कहलाता है सेकेंड पेंडुलम। इसका नाम क्या है? सेकेंड पेंडुलम, यूज्ड फॉर द क्लॉक्स। What is the time period of a second pendulum? Answer, 2 seconds. Right? Then what is its length? Length for normal G value, 2 seconds is equal to 2 pi root L upon G। इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, so this will give us certain value of length, and that length will be length of the second pendulum। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, this will come approximately 1 meter। So it is a simple calculation। The length of a simple pendulum is 99 point something आएगा, there is approximately 1 meter। ठीक है, तो 1 मीटर लंबा पेंडुलम एक तरफ जाकर वापस आएगा, कितनी देर लगेगी? 1 सेकेंड। राइट? सो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ
मोशन ऑफ द पेंडुलम। इसके न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं? लेंथ को चेंज करके, जी की वैल्यू को चेंज करके, टाइम पीरियड कितना चेंज होगा, और इसका क्वेश्चन आता है डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो ये आपको डेरिवेशन उसमें लिखना है, ठीक है। और इन लॉस के बेसिस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमने मास चेंज कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कर दिया तो क्या चेंज होगा, लेंथ अगर दुगनी कर दी तो टाइम पीरियड कितना चेंज होगा, आंसर विल बी √t टाइम्स, √L टाइम्स। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं और न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जी की 2 वैल्यू जब आपको मिलेगी तो आप 2 बार इक्वेशन लिखेंगे। एक बार टाइम का इक्वेशन एक वैल्यू के साथ, t1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट g1/L और t2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट g2/L। अगर g चेंज हो रहा है तो ऐसा लिखिए, L चेंज हो रहा है तो g को वही रहने दीजिए, L1 और L2 लिखिए और अगले स्टेप में इसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज कैंसिल हो जाएंगी एंड व्हाट यू विल गेट इज t1/t2। तो ये जो आपको मिलेगा t1/t2, ये यस रूट, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, T is proportionate to L/G. This is L/G1, this is L/G2, और जब T1/T2 करेंगे this is √G2/G1। तो हमको लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमको ये दिया है अर्थ के कंपैरिजन में मून में G की वैल्यू 1/6 है, तो हमको क्या पता लगा कि G1/G2 इज इक्वल टू 1/6, तो हम सीधा यहां पे रख देंगे 6/1, और वो 6/1 रखेंगे, टाइम का रेशियो पता लग जाएगा, अर्थ का टाइम रखेंगे, मून का टाइम मालूम पड़ जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से 2 इक्वेशन हमेशा लिखिए, टाइम पीरियड फॉर वन, टाइम पीरियड फॉर दिस सेकेंड सिचुएशन, दोनों को डिवाइड करके रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज एलिमिनेट हो जाएंगी। समझ आ गया? ये इस तरह से पेंडुलम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हमारा जो एक और छोटा सा एग्जांपल है दैट इज स्प्रिंग। एक स्प्रिंग के केस में भी ऑसिलेशन होते हैं। ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस टेबल है, इस फ्रिक्शनलेस टेबल पर यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ हमने ये एक मास इनर्शिया के लिए अटैच कर दिया है और इसको हम एक तरफ डिस्प्लेस करते हैं, आइदर दिस साइड और दैट साइड डिस्प्लेस करके हमने छोड़ दिया। जैसे हम इसको डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं इट कम्स बैक। ओके, ये इतना, ये हमने इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके इसको छोड़ दिया, इट गोज बैक। जब ये वापस जाता है तो किस फोर्स के कारण जाता है? द फोर्स इज रिस्टोरिंग फोर्स, और उस रिस्टोरिंग फोर्स से एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन से इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो यहां पहुंच के वो रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नहीं रुकेगा तो इसको पार कर जाएगा और पार करके ये यहां पहुंच गया। जब यहां पहुंच जाता है तो जैसे ही मीन पोजीशन को पार करता है फोर्स इधर काम करना शुरू कर देता है। जब ये इधर गया था तो फोर्स इधर काम कर रहा था। So the force is always opposite to the displacement, right? तो ये जो मोशन होगा again it will come back and this motion is again oscillation. इस oscillation में force कितना लग रहा है? Force is equal to kx
but we know that force is mass into acceleration, kx. So acceleration is equal to k upon m into x, and we put a minus. Why do we put a minus? You know, x is increasing, acceleration is in opposite direction. Okay, so this is acceleration in the case of spring. Here k and m are constants, therefore acceleration is proportionate to displacement opposite in direction. और ये दोनों कंडीशन किसकी हैं? Therefore it is a simple harmonic motion. तो यहां पर भी हमने प्रूफ कर दिया एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अपोजिट इन डायरेक्शन, और ये फीचर किसके हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन के. देयरफॉर द मोशन ऑफ स्प्रिंग इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हम क्या कर सकते हैं? उसके सभी फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, और उसका हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? टाइम पीरियड. देयरफॉर time of oscillation t is equal to 2 pi root displacement upon acceleration. अब यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन कौन है? ये हमको देता है डिस्प्लेसमेंट x, एक्सेलरेशन a. x अपॉन a इज इक्वल टू m upon k. So therefore t is equal to 2 pi root m upon k. ये आ गया. m is what? The mass which is attached with the spring, and what is k? Spring constant of this, and the time is decided by these two. तो स्प्रिंग जितना कड़ा होगा, जितना टाइट होगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, जल्दी जल्दी वो उसको वापस बुला लेगा. सो टाइम पीरियड विल बी लेस. जितना ये मास ज्यादा होगा उतना ये इसको ज्यादा खींच के ले जाएगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो दिस इज अबाउट स्प्रिंग. सो स्प्रिंग इज ऑल्सो मेकिंग ए सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वी आर सपोज टू स्टडी. Okay. Okay, so we close it here.